एक ऐसा सफ़र जहाँ से कोई वापसी नहीं थी। कुछ ऐसे सफ़र होते हैं जो यादों के लिए किए जाते हैं और कुछ सफ़र ज़िंदगी को बदल देते हैं। यह कहानी एक आम परिवार की है जो कोई अमीर नहीं था, कोई हीरो नहीं था, बस 4 लोग और उनका भरोसा। रमेश वर्मा एक ऐसा आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी है। पत्नी कविता जो मुश्किलों में घर को बनाए रखती थी। बेटा रोहन 15 साल, कम बोलने वाला लेकिन समझदार। बेटी मीरा 8 साल, जिसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। यह लोग समंदर में घूमने के लिए आए थे। सोचा था कुछ दिन सुकून से रहेंगे। एक छोटी सी नाव बुक की और निकल पड़े समंदर के लिए। कप्तान ने कहा बस 2 घंटे का रास्ता है, एक छोटे से टापू को देखकर वापस आ जाएंगे। लेकिन समुंदर कभी वादा नहीं निभाता। दोपहर में हवा बदली, सब सफ़र का आनंद ले रहे थे। समंदर को देखते हुए बोट आगे बढ़ रही थी। अचानक लहरें ऊंची होने लगी, नाव हिलने लगी। मीरा ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहन ने दूर आसमान देखा और रमेश को पहले डर लगा। अचानक इंजन बंद हो गया। कप्तान चिल्लाया, लहरों ने नाव को घेर लिया है। एक जोरदार टक्कर लहरों की नाव से और फिर अंधेरा। जब रमेश की आंखें खुली तो उसका शरीर रेत में पड़ा हुआ था। चारों तरफ पानी था। नाव एक छोटे से टापू पर आ रुकी थी। कविता बेहोश थी, बच्चे रो रहे थे। रमेश उठ खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस समंदर, एक छोटा सा टापू जिस पे वे सब अभी जिंदा थे। उस पल उन्हें लगा शायद कोई आएगा और उन्हें बचा लेगा। लेकिन सूरज ढलता गया और कोई नहीं आया। पहली रात आई। मीरा कांप रही थी। रोहन उसे चुप करा रहा था। कविता ने धीमे से पूछा, रमेश हम यहाँ से निकल जाएंगे ना? रमेश ने झूठ बोला, हाँ ज़रूर। लेकिन उसके दिल को पता था यह टापू अब सिर्फ जगह नहीं है, यह एक कैद है। और यह कैद दिन 2 दिन नहीं बल्कि कई सालों की होने वाली है। क्योंकि उसको पता था टापू ज़मीन से कितने दूर था और असली कहानी अब शुरू होने वाली है। पहली रात ने उन्हें डरा दिया, लेकिन आने वाले साल उन्हें तोड़ने वाले थे। समंदर में फंसे इंसान के लिए सबसे डरावनी चीज़ होती है रात, क्योंकि रात सवाल पूछती है और जवाब कोई नहीं देता। सूरज डूब चुका था, टापू अंधेरे में डूब रहा था। रमेश ने चारों तरफ देखा, कोई रोशनी नहीं थी, कोई मदद नहीं थी, बस एक ठंडी हवा और चारों तरफ समंदर की आवाज़ें। मीरा ने धीरे से कहा, पापा यहाँ भूत तो नहीं होंगे ना? कविता ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उसके हाथ खुद कांप रहे थे। रोहन चुप बैठा था, उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी। वह पहली बार समझ रहा था कि यह कोई पिकनिक नहीं है। रमेश ने कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की, पत्थरों से रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार चिंगारी निकली, छोटी सी आग जली। लेकिन उस आग से ज़्यादा उनके दिल की आग जल रही थी। भूख ने दस्तक देना शुरू कर दिया। सुबह कुछ नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था। मीरा की आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। कविता के होठ सूख चुके थे। रमेश ने मनी मन में खुद को कोसा, मैं इन्हें यहाँ क्यों लाया? रात गहरी होती जा रही थी। अचानक झाड़ियों में आवाज़ आई, मीरा चिल्ला दी। रोहन तुरंत खड़ा हो गया। रमेश ने आग की लकड़ी उठाई। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वहाँ कोई जानवर नहीं था, बस डर था। डर जो भूख से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आधी रात नींद किसी को नहीं आई। कविता ने धीरे से पूछा, अगर कोई हमें ढूंढ नहीं पाया तो? रमेश चुप रहा। रोहन ने पहली बार बोला, पापा हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन यहीं से ही सब बदलना शुरू हुआ। सुबह की पहली रोशनी आई। टापू अब साफ दिख रहा था, छोटा, चारों तरफ समुंदर और कहीं भी कोई रास्ता नहीं। उसी पल रमेश ने फैसला किया,
रोने से कुछ नहीं होगा, अगर जिंदा रहना है तो लड़ना पड़ेगा। उन्होंने टापू को बांट लिया। रोहन समंदर के किनारे गया। कविता छाया ढूंढने लगी। मीरा छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा करने लगी और रमेश पहली बार एक पिता से सर्वाइवल बन रहा था। दोपहर तक उन्हें नारियल का पेड़ मिल गया, थोड़ा पानी, थोड़ा राहत, लेकिन यह टापू उन्हें एक दिन तरीके से तोड़ने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, कोई उन्हें ढूंढ रहा है या दुनिया उन्हें भूल गई है। पहली रात डरावनी थी, लेकिन आने वाले दिन और भी बेरहम होने वाले थे। तीसरा दिन, टापू पर तीसरा सूरज, और अब यह साफ हो चुका था, यह कोई अस्थायी मुसीबत नहीं है। रमेश सुबह सबसे पहले उठा। उसने समुंदर की तरफ देखा। नीली लहरें और दूर दूर तक समंदर ही समंदर था, लेकिन अब वही लहरें उनकी दुश्मन थी। रोहन भी जाग चुका था। उसकी आंखों में नींद नहीं, जमींदारी। आज उसे बच्चा नहीं बनना था। रमेश ने कहा, आज हम खाना ढूंढेंगे, नहीं तो शरीर जवाब दे देगा। रोहन समंदर में उतरा, धीरे संभलकर। पैरों के नीचे फिसलती नुकीले पत्थर थे। हर कदम पर जान जाने का डर था। कविता किनारे पर बैठी थी, हाथ जोड़े हुए। मीरा बार बार पूछ रही थी, भैया ठीक है ना? डर अब शब्दों में नहीं, सांसों में था। अचानक रोहन फिसला। कविता चीख पड़ी। मीरा रोने लगी। रमेश बिना सोचे समंदर में कूद पड़ा। लहरें तेज थी, पैर खींच रहे थे, लेकिन रमेश ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। दोनों किसी तरह बाहर आए। उस पल रमेश समझ गया था कि यह टापू सिर्फ भूख से नहीं, गलती से भी मार सकता है। दोपहर तक ताकत खत्म हो चुकी थी। तभी रोहन को समंदर किनारे कुछ हिलता दिखा। यह मछली पत्थरों में फंसी हुई थी। रमेश ने पत्थर उठाया। एक बार में मछली बाहर आ गई। यह छोटी सी जीत थी, लेकिन उस दिन उनके लिए यह जिंदगी थी। आग जली, मछली पकी, चारों ने पहला ठीक से खाना खाया। मीरा हंसी। कविता की आंखों में आंसू थे। कई दिन बाद उन्हें लगा शायद वे बच सकते हैं, लेकिन टापू ने उसी दिन अपना असली चेहरा दिखा दिया। शाम होते ही जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। मीरा सिमट गई। रोहन ने लकड़ी पकड़ ली। रमेश ने आग तेज की। तभी झाड़ियों से एक सांप निकला, जहरीला, धीमा लेकिन खतरनाक। कविता की सांस रुक गई। रमेश आगे बढ़ा। पत्थर हाथ में था। एक बार, दो बार, सांप मर गया। कोई खुशी नहीं था, क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी जान को लिया था। लेकिन अब एक बात साफ थी, यह टापू नियमों से नहीं चलता। यहाँ तो तुम जिंदा रहोगे या फिर खत्म हो जाओगे। रात को रमेश देर तक जागता रहा। आसमान देखा, तारे गिने और खुद से बोला, अगर बच्चों को बचाना है तो मुझे और सख्त बनना होगा, क्योंकि आगे आने वाला समय और भी बेरहम होने वाला था। पहले जीत ने उन्हें उम्मीद दी, लेकिन टापू अब उन्हें परखने वाला था। टापू पर बिताया समय अब सालों में बदल चुका था। चारों का शरीर थक चुका था, लेकिन मन ही मन अब जीवित था। रोहन ने समंदर की ओर देखा और अचानक कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। धुआं या कोई जहाज? मीरा ने पूछा। भैया, क्या वह सच की किसी जहाज का धुआं है? कविता ने सिर हिलाया, लेकिन आंखों में भरोसा नहीं था। रमेश ने लकड़ियों और सूखे पत्ते इकट्ठा किए, एक बड़ा सा धुआं बनाया। कपड़ा हिला हिला कर इशारा किया। घंटों बीत गए, नाव नहीं दिखी। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। मीरा रोने लगी। कविता ने उसे गले लगाया। रोहन चुपचाप खड़ा था। रमेश हाथ में लकड़ी पकड़कर आग तेज कर रहा था। और तभी दूर से आवाज आई, एक नाव। हाथ में लोग, आसपास की नाव उसकी तरफ बढ़ रही थी। मीरा चीखी। कविता गिर पड़ी और रोने लगी। रमेश की आंखों में आंसू थे। लोग नाव से चिल्ला रहे थे, ध्यान रखो, हम तुम्हें बचाने आए हैं।
रो ने धीरे धीरे कहा, हम जिंदा हैं, हम बच गए। नाव तक पहुँचते पहुँचते चारों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। रमेश ने खुद से कहा, यह टापू हमारे शरीर को तोड़ने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हमारा परिवार कोई नहीं। आखिरकार उन्हें इंसानों की दुनिया में वापस आना हुआ, लेकिन फ़र्क यह था, अब उनका दिल, दिमाग और आत्मा कभी पहले जैसी नहीं रही। हर दर्द, हर भूख, हर डर उन्हें मजबूत और डंगिंग बना गया था। रमेश ने देखा, रोहन और मीरा अब सिर्फ बच्चे नहीं थे, वो जवान और समझदार हो गए थे। कविता अभी भी अपनी माँ की ताकत के लिए हुई थी, और उस दिन टापू ने उन्हें एक बात सिखाई, परिवार के साथ हो तो कोई तूफान, कोई समुंदर तुम्हें तोड़ नहीं सकता। टापू ने संकेत दिया कि अब उनका अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।